नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ तक कि हम लोगों ने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बच गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइज, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह होगा उपचयन अभिक्रिया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम लोग उपचयन अभिक्रिया की अगर बात करें तो बोल सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शंस होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन का कमी हो जाएगा, या फिर दोनों जो प्रोसेस है एक ही अभिक्रिया में अगर देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, कार्बन है, कार्बन को अभिक्रिया कराया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बन अकेला था और कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। तो कार्बन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया, है ना। यह जो एग्जाम्पल है किसका है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से है। यह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है, P2O5, यानी कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि फॉस्फोरस यहाँ 4 है, यहाँ पे फॉस्फोरस कितना हो गया, 2, लेकिन फॉस्फोरस जो यहाँ पे है वह सिंगल है, और यहाँ देखें तो फॉस्फोरस में ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया का है। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अब उसको रिएक्शन करा दे रहे हैं Br2 ब्रोमीन से। अगर जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ से सल्फर जो होगा वह बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं डिफिनेशन में, चाहे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन था 2, लेकिन जब कंपाउंड बना तो कंपाउंड बनने के बाद हाइड्रोजन एक ही रह गया, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, वहाँ से रिप्लेस हो गया, वहाँ से हट गया। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं और इस रिएक्शंस को आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और अगला जो टॉपिक है वह है अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया जो होता है वह उपचयन का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, यानी कि हाइड्रोजन इसमें बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का कमी होगा, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा, या फिर दोनों हो तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के थ्रू इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड है और उसको अभिक्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है, यानी कि H2O बन रहा है। तो एक बात ध्यान देने वाली यह है कि कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि अभिकारक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनता है तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है और
हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो अभी हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े कि उसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का हरासमेंट होगा, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनता है तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जिंक से बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल भी कुछ इसी प्रकार से है और बहुत ही आसानी से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो जो कंपाउंड जो बन रहा है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है और प्लस में सल्फर बाहर निकल रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या देखें, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को भी बोल सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर बाय द वे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ हो तो उस अभिक्रिया का एक अलग नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि इंग्लिश में भी बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा जो अभिकारक होगा अपचयित होता है। या दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए इस अभिक्रिया को एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो गाइज, इसमें आप एक बात जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट जैसे ही बनता है तो ऑक्सीजन जो है वह कार्बन के साथ जुड़ जाता है। यानी कि अब हम लोग डिफिनेशन पे बात करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का हरासमेंट होगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी कि वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि ZNO से अगर जिंक बन रहा है तो वह हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें बन रहा है वह हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो गाइस, यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यह जो एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। गाइज, इस अभिक्रिया का एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है ऑक्सीकारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट या फिर बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। और दूसरा जो होता है वह होता है अकारक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक की अगर हम लोग बात करें तो वह पदार्थ जो उपचयन अभिक्रिया में उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें उपचयन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन जो देगा और हाइड्रोजन जो हटाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो आइए उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और उपर्युक्त अभिक्रिया को आप ध्यान से अगर देखें तो अभी हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो देगा, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZNO। तो ZNO ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, है ना। जो ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होगा, वह होगा अकारक, यानी कि वह पदार्थ ऑक्सीजन हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, हटाएगा। या फिर अपचयन के लिए क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन देगा, तो उसको बोलेंगे अकारक। आइए उदाहरण से
इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो कॉपर और जल बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ऑक्सीजन हटने के लिए जो उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सीजन हटने के लिए कौन उत्तरदायी है भाई, तो यहाँ पे है H2। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन को हटा दे। तो ऑक्सीजन हटाया तभी तो जल बना, ठीक है भाई। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे, क्योंकि यह ऑक्सीजन को हटाने का काम कर रहा है। गाइज इन दोनों को एक बहुत ही आसान शब्दों से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको दोनों अभिक्रिया पता हो, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया अगर मालूम हो, तो आप इन दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि उपचयन अभिक्रिया जिसमें होगा, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें आपको मिलेगा अवकारक, है ना। देखिएगा एक दूसरे का उल्टा होता है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा भाई, अवकारक मिलेगा। और जिसमें अपचयन अभिक्रिया होगा उसमें आपको मिलेगा ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसमें क्या मिलने वाला है, आपको ऑक्सीकारक मिलेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, और रिडक्शन रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलने वाला है। तो इस अभिक्रिया से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है ना। उपचयित पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। देख सकते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ का मतलब क्या चीज़ हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और अपचयित पदार्थ कौन है भाई, CuO, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। या फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कौन होगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। और अकारक किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि आपका उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। गाइज जो उपचयन अभिक्रिया होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। गाइज जो उपचयन अभिक्रिया होता है, उस उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे घटना घटित होता है जहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि बोल सकते हैं धातुओं का संक्षारण, या फिर खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना, यह सब जो एग्जाम्पल है वह उपचयन अभिक्रिया का है। और यह प्रभाव है उपचयन का जो हमारे आसपास घटते रहता है। तो आइए इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है संक्षारण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे संक्षारण। यानी कि आप देखे होंगे अपने आसपास अगर कोई लोहा है, तो लोहा को अगर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे 1-2 साल के बाद उसके ऊपर भूरा रंग के एक परत बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लग जाना, है ना। तो यह जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, संक्षारण। यानी कि उसका सतह धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगता है, धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। यह क्यों होता है, क्योंकि वह जल के संपर्क में, हवा के संपर्क में या नमी के संपर्क में रहता है, जिसके चलते उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है और वह धीरे धीरे ह्रास हो जाता है उसके लेयर को। तो उसी प्रक्रिया को बोलेंगे संक्षारण। गाइज संक्षारण से बचने का बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोग कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं जस्तीकरण, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या फिर इसी को बोला जाता है यशद लेपन। यह क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई भी धातु है उस धातु की सतह को पेंट कर सकते हैं, जिससे संक्षारण से बचा जा सकता है। तीसरा काम कर सकते हैं, धातुओं की जो सतह होता है उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, या फिर क्या लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तो उससे भी धातुओं का संक्षारण से बचाया जा सकता है। और चौथा काम कर सकते हैं मिश्र धातु बनाकर, है ना।
मिश्र धातु आप देखे होंगे कभी भी स्टील का जो बर्तन होता है उसमें कभी भी आपको जंग नहीं लगता है। या फिर फूल जो होता है, फूल का जो थाली होता है जिसको कांस भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं पीतल, है ना। पीतल के जो बर्तन होता है उसमें कभी भी आपको क्या होता है, जंग नहीं लगता है, यानी कि वह संक्षारित नहीं होते हैं, है ना। तो गाइज इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है जस्तीकरण, है ना, यानी कि गैल्वेनाइजेशन, या फिर इसी को बोलते हैं यसद लेपन। और यह कभी कभी सीधा एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जस्तीकरण का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा कंटेनर ले लीजिए, इसको समझते हैं पहले। कंटेनर मतलब कोई बर्तन ले लेते हैं और उसमें घोल बना देते हैं ना। इसमें क्या बना दिए भाई, घोल बना दिए। वह क्या होता है, जिंक का घोल, ठीक है। और जिस किसी धातु का यसद लेपन करना होता है, यानी कि जस्तीकरण करना होता है, उसको क्या करते हैं, उस धातु को इसमें डुबो देते हैं, है ना। और डुबो को क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या होगा, यह जो धातु होगा इसके ऊपर जिंक का एक लेयर बैठ जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, यसद लेपन, है ना। या फिर इसको कैसे बोलेंगे, डिफिनेशन के थ्रू क्या बोल सकते हैं कि किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं जस्तीकरण, या फिर क्या बोलेंगे, यसद लेपन। और भी दैनिक जीवन में हम लोग उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव को देखते हैं। और दूसरा जो है इसमें वह है विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना। यह दोनों जो टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आइए इसे भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। आप देखे होंगे कि भोजन में उपस्थित जो वसा होता है या फिर तेल जो होता है, जब कभी वायु के संपर्क में आता है तो उसमें उपचयन, जिससे उसका जो स्वाद होता है या जो गंध होता है वह बदल जाता है और वह बदबूदार हो जाता है, यानी कि खराब गंध देने लगता है। और इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं, भोजन का खराब होना ही बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी कि जब किसी भोजन को वसायुक्त या फिर तेलीय जो भोजन होता है उसको बहुत दिनों तक अगर रख देते हैं तो उससे खराब गंध आने लगता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता से भोजन को बचाया जा सकता है बहुत सारा प्रोसेस को अपनाकर, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जो वसा युक्त या तेलीय जो पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट यानी कि एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे रोका जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, वह बचाता है, यानी कि यह जो प्रक्रिया होता है वह उपचयन के थ्रू होता है, ऑक्सीकरण से ही होता है। तो एंटी का मतलब जस्ट उसका अपोजिट काम करने वाला अगर भोजन में मिला दिया जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मतलब इसको खराब होने से रोका जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। आप देखे होंगे जो फास्ट फूड होता है, यानी कि कुरकुरे, मिक्सचर, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं उसको जब फोड़ते हैं ना, उसको जब फाड़ते हैं पेपर को, तो उसमें क्या होता है, गैस निकलता है। और उसके अंदर जो गैस भरा जाता है वह होता है नाइट्रोजन गैस। हमेशा याद रखेंगे, जो फास्ट फूड होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, वह होता है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा जाता है, क्योंकि उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए, है ना। और तीसरा क्या काम कर सकते हैं, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने से विकृत गंधिता को रोका जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। यानी कि हम खाना को ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो, यानी कि वायु मुक्त हो। चौथा क्या काम कर सकते हैं, जो खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसके दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि आप उसको रख सकते हैं फ्रिज में, है ना। अगर फ्रिज में किसी भोजन को रख देते हैं तो बहुत दिनों तक क्या होता है, भोजन ठीक ठाक रहता है, यानी कि विकृत गंधिता से उसको रोका जा सकता है। आप देखे भी होंगे कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता, यानी कि फ्रिज एक प्रकार का काम करता है, विकृत गंधिता से रोकने का काम करता है। गाइज इस चैप्टर से आपको किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट को रख सकते हैं, लिख सकते हैं और वहां से पूछ सकते हैं।
और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। और यह जो चैप्टर है यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।